नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, भगवान के बाद अगर भारत में किसी को स्थान मिलता है तो वो डॉक्टर्स को मिलता है और जजेस को मिलता है। न्यायपालिका का बहुत सम्मान भारत में है और पूरी दुनिया में है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी उस कम्युनिटी को सवालों के घेरे में खड़े कर देते हैं। और इत्तेफाक से 2 दिनों के अंदर 2 ऐसे फैसले हैं और उन फैसलों की वजह से 2 ऐसे जज चर्चा में आ गए हैं जिससे पूरी जुडिशरी पर बातें हो रही हैं। एक तो आपने देखा ही होगा कि एक हाई कोर्ट के जज ने कहा कि अगर किसी लड़की के निजी अंगों को छू लिया, पकड़ लिया या उसका नाड़ा भी तोड़ दिया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जाएगा। और अभी एक हाई कोर्ट के जज महोदय के घर में आग लग गई थी और जब फायर ब्रिगेड उसको बुझाने के लिए पहुंची तो भारी मात्रा में गैस देखा और इसकी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो अब उस जनाब का तबादला किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तबादला एक मुकम्मल समाधान है। और सच्चाई ये है कि कोई अपनी रिटायरमेंट के जुगाड़ में जुटा है तो कोई अपने ठीक ठाक अपना बुढ़ापा सेट कर रहा है, लेकिन देश और दुनिया में कुछ इस तरह की हलचलें हैं। त्यागी जी, न्यायपालिका सवालों के घेरे में है और ख़ासकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का जो फैसला है, टिप्पणी है एक केस में, उसको लेकर देश में बड़े व्यापक पैमाने पे बहस छिड़ गई है। आप कितना सहमति असहमति दर्ज कराते हैं इस पे? देखिए, ये जो आपने 2 उदाहरण दिए हैं, एक में तो जज महोदय ने ऐसी टिप्पणी की है जो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है और वो है भी गलत। और दूसरा है, एक जज के घर में आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड वहाँ बुलाई गई तो वहाँ पता चला कि भारी मात्रा में पैसा मिला। हाँ, वो कितना मिला है, क्या है, वो किसी को नहीं पता। हाँ, तो एक घटना तो इसमें अप्रत्याशित है, एक प्रत्याशित है। जज के घर में पैसा मिला, इस पर तो लोग कोई उनको ताज्जुब नहीं होता, आश्चर्य की बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। और जानते हैं लोग कि क्या हो रहा है जुडिशरी में, जजों, नेताओं, ब्यूरोक्रेट के घर में पैसा मिलना नॉर्मल बात ये कोई खबर नहीं है उनके लिए। वो जो मिश्रा जी ने जो वक्तव्य दिया है, अपना जो डिसीजन दिया है, उस पर बहुत ज़्यादा समाज विचलित है, क्योंकि ये उनकी कल्पना से परे की चीज़ है। जो उन्होंने व्याख्या की है दुष्कर्म की या दुष्कर्म के प्रयास की, और उसमें इन चीज़ों को वो शामिल नहीं कर रहे जो आपने बताई, मुझे तो कहते हुए शर्म आती क्या चीज़ें। ये निर्णय उन्होंने किस परिस्थिति में लिया, इस पे जरूर चिंतन होना चाहिए। मुझे लगता है कि सामान्य मस्तिष्क, जो एक साधारण आदमी जिसमें दिमाग है, जो पागल नहीं हुआ है, वो इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। या फिर कोई ना कोई ऐसा मोटिवेटेड रीज़न है कि उन्होंने किसी को बचाने के प्रयास में, और बचाने का प्रयास भी तभी करता आदमी जब कोई मोटी लंबी चौड़ी घूस उसको मिल रही हो, पैसा उसको मिल रहा हो, ये दबाव हो गया। हाँ, तो ये एक सामान्य समझ का आदमी तो इसको नहीं करेगा। भारत में आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लें 142 करोड़ लोगों में, तो वो इस चीज़ को नहीं मानेगा कि ये नहीं हुआ। तो इसके पीछे भी मुझे लगता है मूल में कहीं यही वजह है कि उनके निर्णय को प्रभावित किया गया कहीं ना कहीं उन्होंने, और प्रभाव सीधी सी बात है धन से होता है। तो दोनों ही मामलों में कुल मिलाकर आप देखें तो धन की सबसे बड़ी भूमिका है, और ये हमारे न्यायपालिका के लिए बहुत ही खतरे का निशान है। आप ये देखिए, जो छोटी अदालतें हमारे जिलों की, मैंने बहुत पहले ये देखा था, पता नहीं क्या स्थिति है, कि जो पेशकार था ना, उसको कहा जाता था, जो स्टैंड में बैठता जज के साथ, उस ज़माने में, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 5 रुपये उसको दे दो तो तारीख दिलवा देता था, 10 रुपये दे दो तो कुछ और कर देता था। और ये सारा जज की कुर्सी के साथ बैठी चीज़ें आज भी ऐसे ही चलता है ना, ज़्यादातर ऐसे ही चलता। तो इससे बड़ा क्या उदाहरण है। जज भी जानता है कि पेशकार मेरे नाम पे पैसे ले रहा है और वो अपना हिस्सा भी उसमें ले रहा है, और उस भ्रष्टाचार को, उस भ्रष्ट आचरण को हमने स्वीकार किया हुआ था, उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और जजेस के खिलाफ आवाज़ उठाना वैसे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। हाँ, तो उतना जो भ्रष्टाचार था उसमें जनता की स्वीकार्यता भी थी और उन्हें कुछ अजीब भी नहीं लगता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की चीज़ें आई हैं
कि धन का, आपने हरियाणा में भी एक केस आया था कि किसी जज के घर के वो रिटायर होगी जी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 15 लाख रुपए आ गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन रख गया। वो किसी और जज के थे, किसी और के घर पे पहुंच गए। तो ये तो स्थापित सत्य है, सब नहीं, कुछ अपवाद भी हैं, अच्छे जजेस भी हैं। आम तौर पे भारतीय जजेस, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें धन के प्रभाव से निर्णय प्रभावित किए जाते हैं। ये सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव है जिसका आपने जिक्र किया, पोस्ट रिटायरमेंट हाँ, सब प्रलोभन होते हैं। ज्यादातर जजेज अपना जुगाड़ कर जाते हैं। अब क्या, पिछले कुछ वर्षों से ये स्थिति आ गई है कि अगर आप सरकार के अनुकूल निर्णय नहीं देते तो सरकार उससे खफा होती है और फिर उनको सजा दी जाती है, और जो जज इससे प्रभावित नहीं होते उनके दूसरी तरह से इलाज कर दिया जाता है। जज लोया की कहानी सबको पता है। जब तक सही सामने सत्य सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक लोग वो आशंका व्यक्त करेंगे कि जज लोया की मृत्यु के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और तरह तरह के राजनीतिक प्रलोभ तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ ही हो रहा है, उनकी नियुक्तियों में सारी चीज़ें हो रही हैं कि अगर आप सरकार के पक्ष में कोई निर्णय लेते हैं तो सरकार आपको पुरस्कृत करती है, आपको इनाम देती है, पोस्ट रिटायरमेंट। आप राज्यसभा में चले जाते हैं, जैसे गोगोई जी चले गए, उन्होंने सेट कर ही दिया एग्जाम्पल। तो ये राजनीतिक प्रभाव से राजनीतिक लाभ लेने की जो प्रक्रिया में जजेस हमारे शामिल है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और एक सत्य ये भी है कि पहले एक लोक लाज होती थी हर चीज़ की, जैसा आपने कहा ना शुरू में, डॉक्टर और जजेस का सम्मान, वो सम्मान था किस लिए? क्योंकि आम आदमी ये मानता था कि डॉक्टर जब किसी का इलाज कर रहा होता तो हर प्रकार के द्वेष को अलग रख देता है, एक तरीके से वो जीवन दे रहा है। तो आप अपने किसी शत्रु का भी इलाज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर अपनी प्रतिभा का कम प्रयोग करेगा, उसके लिए वो एक मरीज है। इतनी ऑब्जेक्टिविटी थी उस चीज़ में, तो इसलिए आम लोगों का सम्मान उनको प्राप्त होता था। जजेस हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की कल्पना है। अब परमेश्वर से ऊपर क्या है? वो तो परमेश्वर ही मान लिया जो उसका निर्णय है, और वो तथ्यों पर आधारित सारे के सारे होते हैं। उसके बावजूद भी सारी जनता को पता है कि निर्णय ये नहीं होना चाहिए जो हुआ है। बहुत निर्णय ऐसे हुए जिस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। अभी हाल ही में आप ये देखिए कि हमारे जो एक जज थे उन सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मैंने तो भावना पे आधारित होकर ये निर्णय दिया, श्री राम के कहीं उनको प्रेरणा हुई अंतर से, और वो क्या, तो ये क्या चीज़ें हैं सारी? इन चीज़ों से ये वस्तुनिष्ठता न्यायपालिका की पहली शर्त है कि आपको ना तो कोई भगवान प्रेरित करेगा, ना ही आप समाज के किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित होंगे, और तथ्यों पे आधारित आपने निर्णय देने हैं। तो वो परंपरा बंद हो गई है। दूसरे धर्मेंद्र जी है क्या कि हमारे देश ने एक बड़ा आदर्शवादी दौर देखा है आज़ादी के बाद से। अगले जो 30-35 वर्ष हुए हैं उसमें ऐसे जजेस हुए हैं जो सरकार से नहीं डरे, और धन का तो कोई मतलब ही नहीं। इंदिरा गांधी की तो सरकार ही चली गई इस वजह से। बतौर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया और वो गई, और सिन्हा जज होते थे उस समय, तो वो कतई विचलित नहीं हुए इस चीज़ से। आप देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द कर रहे हैं, आप 6 साल के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर रहे हैं। अगर इस देश में कोई जज ऐसा वो भी हाई कोर्ट में बैठ कर निर्णय देता है तो अपने आप में बड़ी बात थी। तो उन सारी चीज़ों से एक तो आम लोगों का विश्वास जुडिशरी में पुख्ता होता था, और ये चीज़ें एक उदाहरण बनती थी, पूरी दुनिया में इन चीज़ों की चर्चा होती थी। और असल में मैं बताऊं तो ये डिक्लाइन जो है वो उसी दौर से शुरू हुआ। पहला ही कदम ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मिसेस गांधी गई तो उन्होंने जिस जज को से अपेक्षा थी कि वो निर्णय मेरे पक्ष में देगा या कुछ सहानुभूति रखेगा, उसी को अन्य जजों के नाम काट के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया था। तो गलती तो वहीं से शुरू हो गई। तो एक तरफ तो एक आदर्श स्थापित किया जा रहा है, और उसके कुछ ही दिन बाद में एक ऐसी घटना घट रही है कि जिससे हमारी न्यायपालिका पे सवालिया निशान लगते हैं। और उसके बाद तो इस देश में एक जो धन का प्रभाव इतना बढ़ गया सब जगहों पे कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे, अब जो आपको पैरोल का आप सिस्टम या देख रहे हो, बाबाओं को पैरोल मिलती हैं, राजनीतिक लोगों को मिलती हैं, उसमें सीधे सीधे कोई ना कोई लाभ तो मिल रहा है, या तो धन के प्रभाव से हो रही है या राजनीतिक लाभ के दृष्टिगत हो रही हैं। तो इससे भी लोगों के मन में ये बहुत बड़ा कारण है ये कि जब भी कोई बाबा छूट के आता है तो समाज में एक बार चर्चा होती है, फिर पैरोल आ गई भाई,
फिर चुनाव है इसलिए इनको कैसे मिल जाती है भाई? तो ये सारी घटनाएं कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। एक बड़ी सिस्टम यह जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, वो जो चल रहा था कि आपने एक कॉलेजियम बनाया और उस पर चला जा रहा, अपनी एक मन मर्जी से सारी चीज़ें हो रही, है ना। दादा जज था, बेटा हो गया, फिर वहाँ भी एक परंपरा। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है सर कि कॉलेजियम मान लो बंद कर दे और ये पावर सरकार के हाथ में आ जाए तो वो तो इससे भी ज़्यादा बट्ठा बिठा देंगे। हाँ, देखिए सरकार सब कुछ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के डिस्क्रिप्शन पे हम कुछ नहीं छोड़ सकते। एक स्थिति ऐसी थी इस देश में कि एक कोटा होता था। सरकार ने तो चुनाव आयोग की देख लो अपनी नियुक्तियों में क्या मुख्यमंत्री का कोटा होता था, सांसदों का होता था, सबके होते थे, वो अपनी मर्जी से उसका करते थे। उस विवेकाधीन कोटे पे, डिस्क्रिशनरी कोटे पे रोक लगाएगी। एक जमाना था, आपने देखा चौधरी भजन लाल जी ने अरे गहरे नत्थु खैरे सबको प्लॉट बांट दिया। उसकी कोई विवेकाधीन कोटा। देखिए निर्णय तो सरकार ने ही लेना है, लेकिन विवेकाधीन का कोई अर्थ नहीं होता। हाल ही में परसों शायद आपने मुझे याद दिलाया था कि सुधीर चौधरी को एक टेंडर मिला, डीडी न्यूज में जा रहे हैं जी वो, 15 करोड़ रुपया उनको 1 साल में दिया जाएगा और वो उसके लिए कार्यक्रम बनाएंगे। और उसकी जो भाषा है उसने लिखा कि नॉमिनेशन, ये तो विवेकाधीन ही हो गया ना। कि सरकार जिसको चाहे उसको दे देगी। वो दे किसको रही है, क्यों दे रही है, सबको पता है, सबको पता है। और सुधीर चौधरी जैसा व्यक्ति जो जिसकी ईमानदारी संदिग्ध है, जो खुद ही 100 करोड़ के पत्रकार तो चला गया है ना। तो इससे क्या मैसेज जाता है कि सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि आप कुछ भी सोचो। यानी जो लोक लाज वाला तत्व था भारतीय राजनीति से, भारतीय समाज में, वो लुप्त हो गया, खत्म हो गया। उसका असर जुडिशरी पे भी पड़ा। उसकी जगह तो वो तो चला ही गया, उसकी जगह इन्होंने लिया कि पूरी बेशर्मी, पूरी नंगाई, पूरी दबंगई से हम जो हमारे दिल में आएगा वो करेंगे। अभी कल से मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, एक नंद किशोर गुर्जर हैं, हाँ विधायक, उनकी वो भाजपा के विधायक है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और वो वहाँ के कमिश्नर को गाजियाबाद के कह रहे हैं कि तेरी माँ ने दूध पिलाया तुझे तो तू आ। ये क्या हो रहा है? ये उन्हीं की सरकार है। हाँ, उन्हीं का विधायक है। कप्तान जो है जब उसका जिक्र कर रहा है, जो वीडियो आ रही है उसमें 4 बार उसने श्री नंद किशोर गुर्जर कह रहा है, और उधर से वो जो है उनको ललकार रहा है। और बीजेपी का हमें रोक के दिखाओ। बीजेपी की सरकार में वहाँ के कलेक्टर को, एसपी को ललकार रहे। और माननीय योगी जी का वो बता रहा है कि उन्होंने कहा कि चुप रहना, तो बोला मैं तब भी चुप रहा, मैं तब भी चुप रहा। तो आप क्या देख रहे हो? एक तरफ तो न्यायपालिका की स्थिति है जो हो रही है, दूसरी तरफ जो प्रशासन है, पुलिस तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना हमारे समाज का। असल में सरकार का मतलब ही पुलिस है, और वहाँ पे कोई विधायक को सत्ताधारी दल का इस तरीके से चुनौती दे रहा है, जिससे आम आदमी में क्या मैसेज जाएगा? ये कन्वे वहाँ भी होता है कि जो ईमानदार किस्म के जज हैं या प्रणाली में जो ईमानदार लोग हैं वो डरपोक भी होते हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं क्या रखा इन चीज़ों में। तो इन सारी चीज़ों के प्रति एक उदासीनता का भाव जो जगाया जा रहा है लोगों में कि हमें क्या यार, हम क्यों क्रांति करें, हमने अपने बच्चे पालने, है ना। और जब बच्चे पालने तो ठीक है कि भैया सब डुबकी लगाओ उसमें, और देखिए पैसा तो भरा पड़ा है, समाज में लोग देते हैं निर्णय बदलवाने के लिए कोर्ट में पैसा, और जज लिए जा रहे हैं। अब ये तो दुर्भाग्य था जज साहब का कि आग लग गई थी घर में और निकल आया। लेकिन उसका बिगड़ा क्या, तबादला हो जाएगा बस इतना। बिगड़ता किसी का कुछ नहीं। वो अपने हरियाणा में पकड़ी थी वो जज, उसका क्या बिगड़ा, आराम से वो हाई कोर्ट में जाके। संसद में आपका मंत्री ये बता रहा है कि ईडी ने, जिसका महकमे का वो मंत्री है, कि 193 केस रजिस्टर्ड किए, 2 में कन्विक्शन, बाकी में तो ईडी तो दबाव के लिए बनाई। और सारे लोग ये जानते हैं, मजे की बात है, सत्ताधारी दल के लोग अंदर ही अंदर हंसते हैं इन बातों पे, है ना। ईडी तो सर बीजेपी में शामिल कराने के एक तो बाहर के जो लोग हैं तो सब पूरे देश को पता चल गया, लेकिन ना तो ईडी को अपनी विश्वसनीयता का कोई मलाल इस बात पे कि क्या हमारे दाव पर क्या चीज़ हमारी ईमानदारी लेकी, और जनता मूक दर्शक बन गई, वो कुछ कर नहीं रही है। विपक्षी दल शांत बैठे हैं, ना उन्होंने कुछ करना, चूँकि उनकी अपनी सबकी नसें दबी पड़ी हैं। तो एक ऐसा माहौल यहाँ बन गया है कि एक आदमी में ना हेल्पलेसनेस है, एक में कि यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और जब जुडिशरी में बैठे लोगों का ये हालत है तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बताइए एक जज का क्या मतलब, मुख्य न्यायाधीश जब हमारे देश का रिटायर होता है उसको दिल्ली में लुटियन जॉन में कोठी मिलती है, सारी सुरक्षा उसको मिलती है, बावजूद इसके उनकी ये रुचि रहती है कि हम राज्यसभा चले जाएं या हम किसी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बन जाएं या कहीं कुछ और बन जाए। तो इन चीज़ों पे रोक लगाना बड़ा आसान है। भाई आप पोस्ट रिटायरमेंट आप अपॉइंटमेंट बंद कीजिए ना,
ऐसे प्रावधान हुए हैं कि जैसे ही बंदा रिटायर हो 5 साल तक आप उसे किसी पद पर नहीं रखेंगे, यहाँ तो नेक्स्ट डे आ जाता सारे। तो ये जानबूझ के पूरी एक साजिश के तहत और बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि आम आदमी का भरोसा इन चीज़ों से उठ जाए पूरी तरीके से। खतरनाक स्थिति तो है। हालांकि वो जो दुष्कर्म वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उस पर बिल्कुल लेना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले को तो रिव्यू कर ही सकती है सुप्रीम देखिए, जज को अधिकार है कि वो अपने विवेक से कोई भी निर्णय दे दे, है ना, एक नई राह भी वो स्थापित कर। फिर इन डिसीजंस को बाद में कोर्ट किया जाता है, कोर्ट दूसरे फैसलों में लगा देते हैं लोग कि देखिए ये सेम था कि जी उस साल में इस तरह का निर्णय हुआ था, इसलिए उस कैटेगरी में नहीं आता। वो तो रिकॉर्ड तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि धन वाला मामला तो चलो वो एक्सेप्टेबल है गलत लेकिन एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये जो व्याख्या की गई है ये तो सरासर ही मतलब अमानवीय भी है, गैर सामाजिक भी है, और हमारे देश की परंपराओं के तो कतई अनुरूप है ही नहीं किसी भी स्थिति में। तो और खास बात ये है सर कि भारत की जुडिशरी, इसके लिए हम सिर्फ बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल, ये मतलब लगातार निरंतर सालों से पतन की ओर है, साल दर साल इसमें इसका भट्ठा बैठता जा रहा है। देखिए बीजेपी को लोग कुछ थोड़ा सा बुरा भी मान जाते हैं इस चीज़ में। मैंने तो कितनी बार ये कहा कि भाजपा ने हर बुराई को नए आयाम दिए हैं, न्यू डायमेंशन दिए हैं। एग्जिस्ट वो पहले से ही सारी चीज़ें हैं इस देश में, भ्रष्टाचार भी है, घूसखोरी भी है, रिश्वतबाजी भी है, हर तरह की अनैतिकता है। पार्टी ने कर दिया, लेकिन इन्होंने इनको नए डायमेंशन दे दिए और उस डायमेंशन के साथ ये जोड़ दिया है कि हम तो करेंगे। और हमें चूंकि अतीत में सारी चीज़ें होती रही, इसलिए हमें कोई एक अधिकार स्वतः मिल जाता है कि हम सारी चीज़ों को करेंगे, उससे भी आगे लेके जाएं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस भी अगर समाज का ध्यान नहीं रखेंगे और इस तरह के फैसले देंगे तो आम देश की जनता पर क्या असर उसका पड़ने वाला है। मेरा तो ये सुझाव है कि उनको उनकी खुली अदालत लगनी चाहिए, मिश्रा जी को बुलाया जाए और 8-10 जजेस और बैठे हैं, उनके उसमें उनके कुलीग भी हों और सीनियर्स भी हों, और पूरे देश को दिखाएं बैठ के कि वो आपने किस आधार पर निर्णय दिया है ना, और उसके निर्णय को फिर खारिज किया जाए। कई इस तरह के रिएक्शन भी आए कि काश इस जज के कोई बेटी होती तो इसको पता, वो तो खैर गलत है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ये एक प्रेशर समाज बना रहा है, चूंकि समाज ने इस तरीके से उसको रिजेक्ट किया है चीज को कि इस तरह की बात होगी, नेचुरल है, होगी। तो ये जजेस को ध्यान रखना होगा, और ये जो जजेस की फ्रेटर्निटी है ना, जो उनका भाईचारा, वहीं से चीजें आनी चाहिए ज़्यादातर। विपक्ष बोलेगा तो और तरह की चीज़ हो जाएंगी, आम आदमी की इतनी सुनवाई नहीं है। अगर अपनी जुडिशरी में से ही कुछ लोग बाहर निकल के कहें, जुडिशरी में से भी काफ़ी लोगों के रिएक्शन आए हैं उसको लेके, ये तो आलोचना तो हो रही है। उस जज का तो निर्णय कतई ही मतलब इस पे खुली बहस भी होनी चाहिए। और मजे की हैरत अच्छी बात यह है कि इस देश ने इस पर खुद संज्ञान लिया है, कोई और ले या न ले, देश ने संज्ञान लिया है। और जैसे जैसे भी जब तक ये चीज़ें लोगों तक जा रही हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं कि बहुत ही गलत निर्णय है। पर उठता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा अभी कुछ ऐसा, चलेगा अभी तो। देखिए इस देश में एक गाना भी, अब तुम मेरा इंतकाम दो, मतलब वो चलता रहेगा ये तो। देखिए 3-4 तरह की चीज़ें हैं। अगर आप अमेरिकन जुडिशरी की बात करें तो ये कहा जाता था कुछ महीने तक, ट्रंप के आने के बाद स्थिति बदली है कि वहाँ कानून से ऊपर कुछ ही नहीं है, राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है। तो पश्चिमी देशों की तो ये न्याय प्रणाली की उनकी साख बची हुई है, हालांकि उसमें भी अब चेंजेस आ रहे हैं। एक जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ पे सीधा है कि गर्दन उड़ा दो, कोड़े मारो, तो है ना, खून के बदले खून है। हाँ, तो वहाँ एक खौफ कायम करके अपराध को रोका जाता है। हमारे यहाँ एक मिक्स सिस्टम है, मिला जुला सा, और वो इतना लिथार्जिक है, इतना धीरे धीरे चलता है। आप ये देखिए कि केसेस 40 साल बाद निर्णय आ रहे हैं, मर जाते हैं, आदमी मर जाता है, जजेस की भर्ती नहीं हो रही है। तो ये सब जो प्रशासनिक कमियां, दिक्कतें बहुत है जुडिशरी में। लेकिन जो इसमें घुस गया, किसी एक बार पद पे पहुंच गया, फिर उसके मजे, फिर कोई दिक्कत नहीं, मजे के मजे हैं। लेकिन घुसना एक चुनौती है। इतना पैसा वहाँ पे मिलता है कि कोई लिमिट ही नहीं है, उसमें सैलरी वगैरह तो कोई अर्थ ही नहीं रखते ना। अब अगर आप सोच के देखो, आप कहीं और भी आग लग जाएगी ना, जब मान लो 100 जजेस के घरों में आग लग जाए, हालत यही मिलेगी सर। इनके साथ दिक्कत ये, इनका धन खपता भी जल्दी से नहीं, क्योंकि जल्दी से दे नहीं सकते किसी को। हाँ, तो अभी एक आई फिगर की 50 करोड़ शायद
आ रही है, आने लगा है। अच्छा 50 करोड़ आप घर में रख के बैठे हो। तो कहाँ देगा फिर वो लोग? अपने नेता भाइयों से पूछ लिया करो ना कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आइए, हमारे नेता 1000 करोड़ जब इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके 50 करोड़ भी कर देंगे वो। हाँ हाँ, वो आप उनको जो एफिडेविट वो देते हैं इलेक्शन कमीशन को, आप देखो उनको सुन के हंसी आती है कि जिसे हम 1000 करोड़ का आदमी मान रहे, पता चला वो तो 35 करोड़ का आदमी है। कागजों में तो और इतना ही है। बेचारे पे कार भी नहीं है, खैर। अपनी कार भी नहीं है बेचारा। ये तो कैसे जैसे तैसे अपनी स्थिति चला है। अपनी पुत्रवधु से लोन ले लेते हैं वो कागजों में, तो कि मैंने अपनी बहू से लोन ले रखा है। ऐसे ही चलता है। दोस्तों, गिरावट की तो कोई सीमा तो है नहीं, कितना भी गिर सकता है इंसान, लेकिन जुडिशरी के फैसले और जजेस चर्चा में हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन न्यायपालिका अगर थोथरी हो जाएगी, न्यायपालिका अगर इस तरीके से उसमें गिरावट आती रही, तो फिर तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि आज भी लोगों का कानून में विश्वास है, आज भी लोगों को लगता है कि कोर्ट में न्याय मिलता है, आज भी लोगों को लगता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब न्यायपालिका का रास्ता खुला रहता है। बड़े से बड़ा अपराधी मंच पे इस पे टीवी के सामने आकर कहता है कि मैं माननीय कोर्ट का सम्मान करता हूँ। तो जब इतना सम्मान जिसका बचा हुआ है, तो कम से कम उस सम्मान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी उन लोगों की है। शुक्रिया, नमस्कार।